हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम जीएस के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तब ये क्वेश्चंस आपके लेवल के हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। देखो इससे पहले हम पार्ट 51 यानी कि 51 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर जीएस एचपीएसएससी एचपीपीएससी क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 52 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। द फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट हु वॉन द नोबेल प्राइज वॉज। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री कौन था? तो देखो नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री था अमर्त्य सेन। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अमर्त्य सेन ने नोबेल पुरस्कार कब जीता था, यानी कि आपसे डेट भी पूछी जा सकती है। तो डेट भी आपको नोट रखनी है 1998 यानी कि 1998 में अमर्त्य सेन ने नोबेल पुरस्कार जीता था। तो ये भी आपको यहाँ पर पॉइंट नोट रखना है। अब देखो यहाँ पर बात किसकी की गई है? यहाँ पर बात की गई है नोबेल प्राइज़ की। तो नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड कुछ एक पॉइंट्स मैं आपको हर बार बताता हूँ। जैसे नोबेल प्राइज़ टोटल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब देखो उन 6 क्षेत्रों के नाम आपको नोट नहीं रखने हैं, आपको सिर्फ एक क्षेत्र का नाम नोट रखना है। और वो एक क्षेत्र कौन सा है? तो वो है नोबेल पीस प्राइज़। नोबेल पीस प्राइज़ आपको नोट रखना है, यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार। आपको सिर्फ यही नोट रखना है। तो देखो नोबेल पीस प्राइज़ यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो ये दिया जाता है नॉर्वे की कैपिटल ऑस्लो से। बाकी देखो जो 5 नोबेल पुरस्कार बच गए वो 5 कहाँ से दिए जाते हैं? वो दिए जाते हैं स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम से। ये वाले पॉइंट आपको देखो नोट रखने हैं। सिर्फ एक जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो दिया जाता है नॉर्वे की कैपिटल ऑस्लो से, बाकी के 5 बच के वो दिए जाते हैं स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम से। अब देखो यहाँ से भी एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो हमने देखा नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम अर्थशास्त्री कौन था। कई बार आपसे सिंपल पूछ लिया जाता है कि वह पहला भारतीय कौन था जिसे नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था। तो देखो वह पहला भारतीय कौन था? तो वो था रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको पहला नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ये आपको नोट रखने हैं। अगला क्वेश्चन, राइडर कप इज रिलेटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो राइडर कप है गोल्फ से संबंधित। ऑप्शन ए यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये तो हमने देखा राइडर कप। कई बार आपसे पूछा जाता है डूरंट कप। डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार आपसे पूछा जाता है थॉमस कप। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो यह बैडमिंटन से संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर कई बार आपसे पूछा जाता है नेहरू कप। नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? तो यह हॉकी से संबंधित है। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बने हुए हैं, हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में बने हुए हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अगला क्वेश्चन, द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज रिलेटेड विद। तो बटरफ्लाई स्ट्रोक पद किससे संबंधित है? तो देखो बटरफ्लाई स्ट्रोक संबंधित है स्विमिंग यानी कि तैराकी से। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट इसी तरह पूछा जाता है, तो ये आपको यहाँ पर नोट रखना है। अगला क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन इज कॉल्ड डेजर्ट फॉक्स। तो निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति को डेजर्ट फॉक्स कहा जाता था? अब देखो डेजर्ट फॉक्स किसको कहा जाता था? तो ये कहा जाता था इरविन रोमेल को। ऑप्शन सी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो आपको पता होना चाहिए ये इरविन रोमेल थे कौन और इनको डेजर्ट फॉक्स क्यों कहा जाता था। डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट होता है रेगिस्तान। तो रेगिस्तान की लोमड़ी इनको क्यों कहा जाता था, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो पहले तो देख लेते हैं इरविन रोमेल थे कौन। तो देखो इरविन रोमेल जर्मनी के एक निवासी थे। कहाँ के? जर्मनी के। अब देखो जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रही थी 1942 में, तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय यह जर्मनी के फील्ड मार्शल थे। कौन थे? फील्ड मार्शल। तो फील्ड मार्शल थे, तो उस समय जो इनकी ड्यूटी थी वो लगाई गई थी उत्तरी अफ्रीका साइड, यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो उत्तरी अफ्रीका के देखो रेगिस्तान में अपनी शानदार युद्ध रणनीति की वजह से इनको लोमड़ी की तरह चुपके से हमला करने के लिए जाना जाता था। यह क्या करते थे? लोमड़ी की तरह चुपके से हमला कर देते थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता था? इसलिए इनको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु वॉज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस। तो मनोविश्लेषण के निर्माता कौन है? अब देखो साइको एनालिसिस के निर्माता कौन है? तो वो है सिगमंड फ्रॉइड, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जैक्ट इसी तरह हर बार पूछा जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पर नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 28 है। इबादत खाना ऑफ फतेहपुर सिकरी वॉज। तो फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना था। अब देखो फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना था द हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशंस विद स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स। वह कक्ष जिसमें अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करते थे, तो वो था इबादत खाना। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बात किसकी की गई है? यहाँ पर अकबर की बात की गई है। तो अकबर से रिलेटेड कुछ एक पॉइंट्स मैं आपको हर बार बताता हूँ, तो आज भी यहाँ पर हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 1542 में इसका जन्म हुआ था। उसके
उसके बाद दूसरा पॉइंट कि अकबर का राज्याभिषेक कब किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अकबर का राज्याभिषेक किया गया था 1556 में, और कहाँ पर किया गया था ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राज्याभिषेक किया गया था पंजाब के कालानौर में। फिर आपसे पूछा जाता है कि हरमदल से इसको मुक्ति कब मिली थी, तो हरमदल से मुक्ति मिली थी 1562 में। फिर आपसे पूछा जाता है कि इसने तीर्थ यात्रा कर जो है तो कब समाप्त किया था, तो तीर्थ यात्रा पर जो कर लगाया जाता था वह इसने समाप्त किया था 1563 में। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जजिया कर इसने कब समाप्त किया, तो देखो जजिया कर इसने समाप्त किया था 1564 में। ये सीक्वेंस आपको यहाँ पर बिल्कुल नोट रखना है, ये सीक्वेंस भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फिर ये तो हमने यहाँ तक देखा, मैंने आपको कल ही बताया हुआ था दीन इलाही धर्म। दीन इलाही धर्म की स्थापना भी किसने की थी, अकबर ने ही की थी, और कब की थी ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो 1582 में दीन इलाही धर्म की इसने स्थापना की थी। तो ये मैंने कुछ एक बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर अकबर के बारे में बता दिए। बाकी देखो, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप एसआई के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखो, तो उस टाइप का अगर एग्जाम होगा तो वहाँ पर देखो आपसे पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अकबर ने अपने जीवन में पहली बार समुद्र को कब और फिर कहाँ पर देखा था। और कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि अकबर सबसे पहली बार पुर्तगालियों से कहाँ पर मिला था और कब मिला था। ये क्वेश्चन देखो बहुत बार एग्जाम में बन सकता है और बना भी है। तो देखो आपको बिल्कुल नोट रखना है कि अकबर ने अपने जीवन में पहली बार समुद्र को देखा था कैम्बे की खाड़ी के साथ, यानी कि आप कह सकते हो गुजरात में देखा था। और वहीं पर यह सबसे पहली बार पुर्तगालियों से भी मिला था, वहीं पर सबसे पहली बार पुर्तगालियों से भी मिला था। तो ये बेसिक सा पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ये भी आपको यहाँ पर नोट रखना है। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो जरूर से वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन हमारा 29 है, द स्लोगन गरीबी हटाओ वॉज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स। तो निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ नारा शामिल किया गया था। तो गरीबी हटाओ का नारा शामिल किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 5th 5 ईयर प्लान के दौरान। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन हर बार बताता हूँ, योजना अवकाश काल यानी कि प्लान हॉलीडे। तो प्लान हॉलीडे योजना अवकाश काल की अवधि क्या थी जिस समय जो है तो ये पंचवर्षीय योजनाएं लागू नहीं की गई थी, तो उसकी अवधि क्या थी। तो देखो, जिस समय पंचवर्षीय योजना लागू नहीं थी उसी समय को कहा जाता है योजना अवकाश काल। तो योजना अवकाश काल था 1966 से लेकर के 1969 के बीच में। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में आया था, हरित क्रांति भारत में आई थी, वह कब आई थी। तो देखो, हरित क्रांति किसी भी पंचवर्षीय योजना में भारत में नहीं आई थी, हरित क्रांति आई थी योजना अवकाश काल के दौरान। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अच्छा, ग्रीन रेवोल्यूशन के निर्माता कौन है इंडिया में, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। साथ ही साथ आप व्हाइट रेवोल्यूशन यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन श्वेत क्रांति का भी बता दो कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है। वर्ल्ड का आपको अलग से बताना है और इंडिया का आपको अलग से बताना है। वर्ल्ड में जो है तो व्हाइट रिवोल्यूशन के जनक किसको कहा जाता है और इंडिया में किसको कहा जाता है, ये सारा का सारा आप नीचे कमेंट्स में बता दो। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टा पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। बाकी चलो थोड़ा सा आरबीआई के बारे में देख लेते हैं। आरबीआई के बारे में आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो वो सारे के सारे हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। उस समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था, तो उस समय इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता में। कहाँ पर, कोलकाता में। बट जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया यानी कि नेशनलाइजेशन किया गया, अब आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब किया गया था, 1 जनवरी 1949 को। उसके बाद जो है तो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थानांतरित किया गया था। यानी कि वर्तमान की अगर बात की जाएगी तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है मुंबई में। इसके वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में गवर्नर कौन है, तो वो है शक्तिकांत दास। ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर देखो, आरबीआई के बारे में एक पॉइंट पूछा जाता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मौद्रिक नीति, तो मौद्रिक नीति को कौन जारी करता है, तो मौद्रिक नीति को भी आरबीआई ही जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही जारी करता है। तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। फिर आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा रहा है कि आरबीआई के लोगों पर जो टाइगर होता है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई के लोगों पर क्या क्या होता है। तो एक तो होता है पाम ट्री और एक उसके साथ होता है टाइगर। क्या होता है, टाइगर। टाइगर आपको नोट रखना है, आपको लॉइन आपको नोट नहीं रखना है। देखो, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि आरबीआई के लोगों पर टाइगर होता है, लॉइन होता है या फिर कुछ और होता है, तो आपको टाइगर ही नोट रखना है, टाइगर होता है। ओके, आपसे देखो कई बार पूछा जा रहा है कि आरबीआई के लोगों पर जो टाइगर होता है वह
कौन होता है? तो वो होता है रॉयल बंगाल टाइगर। कौन सा है? रॉयल बंगाल टाइगर। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आरबीआई की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर की गई थी? तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी और हिल्टन यंग कमीशन 1926 का है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? देखो आपको क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से समझना है। पहले पूछा जा रहा है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो वो थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सीडी देशमुख। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर आरबीआई के बारे में बता दिए, ये भी आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 166 की अगर बात की जाए, दलीप सिंह राणा बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो दलीप सिंह राणा हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? अब देखो ये जो दलीप सिंह राणा है इनको क्या कहा जाता है? तो इनको द ग्रेट खली भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये किस जिले से संबंधित है? तो यह सिरमौर जिले से संबंधित है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो सिरमौर में और क्या क्या चीज़ें फेमस है वो भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो देखो सिरमौर में महिमा लाइब्रेरी है। महिमा लाइब्रेरी वो सिरमौर के नाहन में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो महिमा लाइब्रेरी की स्थापना 1927 में की गई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना सिरमौर के राजा अमर प्रकाश ने की थी। अब अमर प्रकाश से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमर प्रकाश की मृत्यु कब हुई थी? तो अमर प्रकाश की मृत्यु 1933 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में इनकी मृत्यु हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। रानीताल बाग कहाँ पर है? तो रानीताल बाग भी सिरमौर जिले में है। उसके बाद लिटन मेमोरियल गेट ये कहाँ पर है? तो लिटन मेमोरियल गेट भी सिरमौर में है। क्यारदादुन वैली जिसको पोंटा वैली भी कहा जाता है वो कहाँ पर है? तो वो भी सिरमौर में है। अदरक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हिमाचल प्रदेश का? तो अदरक का सर्वाधिक उत्पादन करता है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए। सीमेंट फैक्ट्री जिसको सीसीआई भी कहा जाता है, तो सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है? तो वो भी सिरमौर के राजवन में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। माता बाला सुंदरी का मंदिर कहाँ पर है? तो माता बाला सुंदरी का मंदिर भी सिरमौर के त्रिलोकपुर में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ पर है? तो सुकेती फॉसिल पार्क भी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ये आपको नोट रखने हैं। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर? तो किस वर्ष हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो एचपीयू हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी 1970 में। अब देखो कुछ एक बेसिक से पॉइंट्स यहाँ पर बनते हैं। जो 3 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी स्थापना आपसे पूछी जाती है और उनके पहले उप कुलपति भी आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एचपीयू। एचपीयू कहाँ पर है? तो वो है शिमला में। इसकी स्थापना 1970 में की गई थी और इसके पहले उप कुलपति कौन थे? तो वो थे आर.के. सिंह, रामकरण सिंह। फिर आपसे क्या पूछा जाता है? फिर आपसे कृषि विश्वविद्यालय पूछा जाता है। अब कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो वो है पालमपुर में, यानी कि कांगड़ा में। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1978 में की गई थी और इसके पहले उपकुलपति कौन थे? तो वो थे एच.आर. कालिया, यानी कि हेतराम कालिया, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपसे पूछा जाता है नौणी यूनिवर्सिटी जिसको वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। तो नौणी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो देखो नौणी यूनिवर्सिटी है डिस्ट्रिक्ट सोलन में। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी और इसके पहले उपकुलपति कौन है? तो इसके पहले उपकुलपति थे M.R. ठाकुर। तो ये तीनों की तीनों यूनिवर्सिटीज़ भी आपको नोट रखनी है, साथ में इनके आपको पहले उपकुलपति भी नोट रखने हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। ये सीक्वेंस भी अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है कि पहले किसकी स्थापना हुई थी, उसके बाद किसकी हुई और उसके बाद। तो ये सीक्वेंस भी आपको यहाँ पर नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 168 है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज? तो जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर क्या है? तो साक्षरता दर कितनी है? तो वो है 82.80%। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये तो पूछी साक्षरता दर, कई बार आपसे पूछा जाता है जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात है 972। फिर आपसे कई बार पूछा जाता है जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व है 123, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल का शिशु लिंगानुपात कितना है? ये आप नीचे कमेंट्स में बताओ। बाकी देखो कल हमने अकबर के बारे में कुछ एक पॉइंट्स डिस्कस किए थे। मैंने आपको वहाँ पर शाहजहाँ के बारे में भी बताया हुआ था, जहांगीर के बारे में भी बताया हुआ था। तो देखो यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स करके बताओ कि जहांगीर की पत्नी का क्या नाम था और शाहजहाँ की पत्नी का क्या नाम था, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। मैंने आपको कल बताया हुआ था। बाकी देखो अगर आपको आता भी नहीं है तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने जाना है गूगल पे सर्च करना है और सर्च करने के बाद आकर के इस वीडियो में नीचे कमेंट करना है। मैं आपको हर बार बोलता हूँ जो चीज़ आप कमेंट कर देते हो वो चीज़ आप कभी भूलते नहीं हो, तो मेक श्योर कमेंट ज़रूर करें। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।